वेलकम बैक। सलमान नकम राजा साहब हमारे साथ हैं। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी सिचुएशन डेवलप हो गई जी इंडिया वाली साइड से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान, वो इसको किस नज़र से देखते हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए जी, एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, और वो रास्ता ये है कि जो एक मसनूई खलीज पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत के बीच पैदा की गई है उसको ख़त्म किया जाए। इस्तराब की हालत में है इस वक्त पूरा मुल्क, वो सिंध हो, वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब, GB या आज़ाद कश्मीर हो, हर जगह इस वक्त एक इस्तराब की कैफियत है। एक आप कह लीजिए रियासत के हवाले से बेचैनी है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, एतबार नहीं है। तो ऐसे में आप दुश्मन का मुकाबला कर तो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो है कौम ने जीतनी है। इस वक्त जो हमें ललकारा गया है, जो एक एक्ट ऑफ वॉर है, ऐलान जंग है, सिंतास माहिदे का मुअत्तल कर देना, उसका सामना हमें एक ऐसी कौम की सूरत में करना है जो मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद है, जिसमें कोई निफाक नहीं है, जो अपनी रियासत के साथ खड़ी है। और PTI इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और मैं अर्ज़ करूँ ऐसे ही मौके के लिए ये एक नेमत है जो हमें हासिल हुई है। PTI वो ताकत है जो पूरे मुल्क को जोड़ने की क़ुव्वत रखती है। बलूचिस्तान में भी हमारा बहुत बड़ा वजूद है, सिंध में है, सिंध में जो पानी का मसला है उसमें हमने एक दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है, खैबर पख्तूनख्वा में हम हैं ही, पंजाब में भी हम हैं। तो इस वक्त होश के नाखुन लेने चाहिए, सियासी मामलात को पसे पुश्त डालना चाहिए। जो इलेक्शन लूटा गया फरवरी 2024 में, उसको एक गलती के तौर पे तस्लीम करना चाहिए और कौम को मुत्तहिद करना चाहिए। ज़ख्मों को हमें भरना है, उन पे मरहम रखना है। तो ये मौका है जब हम राजा साहब, अभी आपसे पहले राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ थे, तो राना साहब से मैंने एक तजवीज़ दी। मैंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में इस वक्त एक एल्डरली पॉलिटिशियन का रोल अदा कर सकते हैं और उनको चाहिए कि सियासी क़ुव्वतों को जोड़ें, एक मेज़ के ऊपर बिठाएं, आसिफ अली जरदारी को भी और इमरान खान को भी, और नवाज़ शरीफ भी बैठे और मौलाना भी बैठे हो, वहाँ से बेक ज़बान आप लोग एक ही बयानिया दें ताकि दुश्मन जो है उसको सही से आप ललकार सकें और उसको बता सकें अपनी यकजहती के मुतल्लिक। अगर ऐसी एक दावत आती है, राना साहब इसको वेलकम कर रहे हैं, ऐसी अगर एक दावत आती है नवाज़ शरीफ की जानिब से, तो कि इमरान खान साथ बैठना पसंद करेंगे? देखिए, ये तभी मुमकिन होगा ना, मैं नहीं इमरान खान साहब की तरफ से कुछ कह सकता, जब आप फस्तायत को ख़त्म करेंगे इस मुल्क से। जो झूठे मुकदमे हैं हज़ारों की तादाद में, जो हमारे वर्कर्स हज़ारों की तादाद में इस वक्त मुकदमे झील रहे हैं, जेलों में हैं, आपको इस सब को ख़त्म करना होगा। आप जानते हैं कि ये सब झूठ पर मबनी है, और सबसे बड़ा झूठ वो था जो 8 फरवरी और 9 फरवरी की रात बोला गया। आपको इस मुल्क को ठीक करना होगा। एक मसनूई आप इत्तेहाद नहीं कायम कर सकते। आपको जो मसाइल हैं उनको हल करना होगा। आपको इमरान खान को रिहा करना होगा, उनके ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमे हैं, हम कहते हैं आज़ाद अदलिया में उनको चलने दें, जो अदलिया पर दबाव है उसको ख़त्म करें। आज सारा दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहा, इमरान खान साहब की बहनों के साथ। हमारी सिर्फ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है, जो मुलाकातें नहीं कराई जा रही, 3 अप्रैल की दायर करदा, वो नहीं लग पा रही। कल चीफ जस्टिस ने हमसे वादा किया और उसके बावजूद आज एक गलत बेंच में वो लग गई, और सारा दिन फाइल को एक अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं किया जा सका। तो ये जो सूरत हाल है ये काबिल कबूल नहीं है। जिस तरीके से अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन और कानून को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में अर्ज़ करूँ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सबसे मुतलकुल अनान डिक्टेटर्स ने, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ढकोसले के तौर पे ही आइन और कानून का एक ढांचा कायम रखा था। आज बिल्कुल मुनहदम हो चुका है। आज किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी को भी मारा पीटा जा सकता है, वो ना मिले तो उसके बच्चों को, उसके भाइयों को, बाप माँ को मारा पीटा जा सकता है। ये सब कुछ हमें ख़त्म करना होगा और वापस आना होगा तहजीब की जानिब, शराफत की जानिब, और फिर हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े होंगे। मैंने बिल्कुल बरमला आज ये कहा है कि हम इस 16 सीटों वाली हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन हम सिपाहियों के साथ सरहद पर शाना बशाना खड़े होंगे। सर, जब आप ये बयानियाँ दे रहे हैं कि हम सिपाहियों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, तो ये मौका ऐसा है कि जिसमें आपको एक बहुत बड़ा दुश्मन ललकार रहा है और आपको जवाब देना है। तो यूनिटी का मैसेज नवाज़ शरीफ से भी आना चाहिए और आपकी जमात से भी आना चाहिए। उसमें नाइफ्स होने चाहिए ना बट्स होने चाहिए। जी
जी, और इसमें जो मुक़तदरा है उसकी जानिब से भी आना होगा। देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि जुल्म उधर को से भी आना बरकरार चाहिए। रखें, बिल्कुल सही कह बर्बरियत रहे को बरकरार रखें, ये नहीं हो सकता ना। देखिए, जुल्म और बर्बरियत को आपको ख़त्म करना होगा, सहाफ़त को आज़ाद करना होगा। आपके कितने ही दोस्त हैं जो मुझे दिखा चुके हैं मैसेज जो आते हैं, रिमूव एंड रिपोर्ट। कौन ये मैसेज देता है मालिकान को कि इस शख्स को, इस एंकर को हटाओ और हमें रिपोर्ट करो 1 घंटे में कि तुमने उसकी नौकरी ख़त्म कर दी है। ये माहौल ठीक नहीं है। कितने ही दोस्त हैं आपके जो ऑफ एयर हो जाते हैं, कितने ही दोस्त हैं आपके जो बेरोज़गार हैं, जो यूट्यूब चैनल बनाने की अब सही कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक सूरत हाल नहीं है। सर, ये तो कभी भी किसी भी सूरत में ठीक नहीं होता। मैं तो 35 साल से ये देख देख के तो बाज़ औक़ात लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि पाकिस्तान को वैसे ही आगे बढ़ने दें जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिसकी हुकूमत आती है ना, उस वक्त आंखों पे ऐसी पट्टी बन जाती है और अकल पे भी अल्लाह कोई ऐसा पर्दा डाल देता है, उस वक्त की बात उनकी समझ में नहीं आती। बहरहाल मेरे पास इसका हल नहीं है। मैं सिर्फ आप सब लोगों से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की खातिर मिल बैठिए और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढिए। माजी में फंसे रहेंगे तो आगे का रास्ता नहीं नजर आएगा। ये बात हमें मुक़तदरा से भी करनी है ना। देखिए, मैं समझता हूँ ये एक ख़तरनाक लम्हा है, लेकिन इस लम्हे में बहुत सी बातें मुमकिन हैं, मुमकिनात इसमें पोशीदा हैं। इस वक्त सब अगर होश के नाखुन लें तो हम एक कदम आगे की जानिब बढ़ा सकते हैं। हमें इकट्ठा होना है तो एक किसी अक़दार की बुनियाद पे इकट्ठा होना है, कुछ उसूलों पर हमें इकट्ठा होना है और हमें अब हो जाना चाहिए। तो ये बात सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं है, मुक़तदरा को भी इसमें शामिल नहीं, सियासतदानों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को, दोनों को इस मौके पे एग्जिट लेना चाहिए। यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा कि दोनों को एग्जिट लेना चाहिए। पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे बैठ जाएं और दुश्मन को जब आप इकट्ठे नज़र आएंगे तो वो 100 कोई गलत काम करते हुए। इस वक्त पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ और उसके बाद जो भारत की जानिब से उसका रद्द-ए-अमल सामने आया और फौरी तौर पर उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठाई गई। पहले तो इसके ऊपर अपना कुछ तज्ज़िया दे दें, तो फिर जो इक़दाम दोनों तरफ से उठाए गए हैं उसकी तरफ भी लेकर आता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहली मर्तबा नहीं हुआ। 2-3 इंसिडेंट्स मैं कोशिश कराऊंगा आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना। ये शायद प्रेसिडेंट क्लिंटन का दौर था और छत्ती सिंहपुरा एक छोटा सा गांव है वहाँ कश्मीर में, वहाँ 30 सिखों को गोली मार दी गई दीवार के साथ लगा के, और एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि पाकिस्तान ने ये शुरू किया है। इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा था प्रेसिडेंट क्लिंटन की विज़िट के दौरान ये करने का, किसी को ये मेरी अकल में तो नहीं आ रही थी बात बाहर से। उसके बाद 2-3-4 पाकिस्तानी भी प्रोड्यूस कर दिए गए कि जी ये बंदे हैं। अच्छा, वो लंबा एक मुकदमा चला और वो उसके बाद भारतीय अदालतों ने छोड़ दिया, ये कह के उस वक्त शायद अदालतें आज से भारत की ज़्यादा आज़ाद होंगी, उन्होंने छोड़ दिया ये कह के कि इनके पास तो सबूत ही कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद छत्ती सिंहपुरा फिर तो ये कॉमन हो गया कि भारत हर वक्त कहता था इधर आए उधर आए, लेकिन बड़ा इंसिडेंट जो हुआ वो हुआ था ये पुलवामा का, ये भारत के इलेक्शन से पहले। अब उस वक्त उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा दी। कांग्रेस पार्टी जो कि मद्दे मुखालिफ थी, उसने कहा तुम्हारे पास सबूत कोई नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये इलेक्शन की खातर सारा तुम एक जंगी माहौल पैदा करना चाहते हो। उनको शट अप कॉल दे दी गई ये कह के कि तुम तो एंटी नेशनल हो, मुल्क दुश्मन हो, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क खतरे में है तो तुम बोल रहे जा रहे हो। अब उसकी भी उस वक्त के गवर्नर बोल पड़े हैं, या जो उस वक्त गवर्नर थे। अब एविडेंस आ रही है कि उसके अंदर उन लोगों को प्रेशराइज किया गया कि वो उस वक्त के हालात पे तबसरा ना करें। तो मोदी साहब जो हैं, जो मुझे नहीं समझ आ रही उनको इसमें हासिल क्या हो रहा है। अभी देखें जब वहाँ ये किलिंग हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंप्लीटली एक्सप्रेस सिंपथीज किसी सिविलियन के किलिंग से, और हमारे फॉरेन ऑफिस ने, मुझे खुशी है कि फ़ौरन कह दिया वो कंडेम कर रहे हैं, सिविलियंस किलिंग को अप्रूव नहीं कर रहे। लेकिन जब बलूचिस्तान में लोगों के आइडेंटिटी कार्ड देख के उनको निकाल के गोलियां मारी गई में, तो मुझे नहीं याद है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के किसी स्पोक्समैन ने इजहार अफसोस किया। तो पॉइंट ये है कि इंडिया की तरफ सिर्फ उंगलियां उठ रही थी बलूचिस्तान में, इंडिया की लीडर्स के बयानात थे। भारत के वजीर आजम, उन्होंने इस लाल किले पे खड़े होके तकरीर की थी। इसी तरह वो जो हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और वो हमें
ये बताते थे, हालांकि गुलबशन यादव हमारे कब्जे में है, वो बताते थे कि हम तुम्हारा ये अशर करेंगे, वो करेंगे बलूचिस्तान में। एक तो यह है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसको अमेरिका ने भी कंडेम किया, बरतानिया ने भी किया, यूरोपियन यूनियन ने भी किया। ये जो ट्रेन का इंसिडेंट है, जो लोगों को गोलियां मारी गई जाफराबाद उनके एक्सप्रेस वाला ID कार्ड वाकया, देख के इंडिया ने उसको कंडेम और नहीं किया, उससे पहले बाकी पूरी दुनिया ने अमेरिका, किया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन ये भी पता लगा कि भारत सिर्फ यहां नहीं, वो तो अमेरिका और कनाडा में भी कर रहा है।